मित्रों, हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को विदित है कि होने वाली सीटेट की परीक्षा में जो 30 नंबर का संस्कृत का प्रश्न आता है, उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। उसी कड़ी में आज ये प्रैक्टिस सेट संख्या 11 का पार्ट 1 है। आइए प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना होता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम शुरू में आपसे शेयर कर देना चाहेंगे कि देखिए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जग रहे हैं और प्रैक्टिस सेट इकट्ठा करके उनके प्रश्नों को हल करके, और लगभग कोशिश मेरी ये रहती है कि आपका डाटा भी ज़्यादा ना जाए और संक्षेप में मैं फटाफट जल्दी जल्दी आपको उत्तर के सारे तीनों ऑप्शंस की व्याख्या कर दूँ। और तो उसके बदले में मेरा एक थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। और शुरू में इसलिए कह दे रही हूँ कि देखिए, बिना मांगे किसी की मुराद पूरी नहीं होती, हमें ऐसा लगता है। अभी तक मैं 10 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा चुकी हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर्स या लाइक शेयर को देखते हुए जो है मनोबल थोड़ा सा गिर रहा है। तो आप लोग थोड़ा मनोबल मेरा उठाने का प्रयास करिएगा। और बाकी तो मैं देखिए कर ही रही हूँ। ये तो मैं मजाक कर रही थी कि जो है प्रैक्टिस सेट उपलब्ध का, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर ही रही हूँ। देखिए, विद्या तो ऐसा धन है कि व्यय कृते वर्धनते, तो जितना व्यय करेंगे उतना ही बढ़ेगा। लेकिन यदि आपसे हो सके तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो है हम भी थोड़ा आगे मनोबल को अपना बढ़ाते चलें। चलिए प्रश्न संख्या, समय बहुत ज़्यादा ना गंवाते हुए, क्योंकि भाई समय आपके पास भी बहुत कम है, मैं इस चीज़ की मानती हूँ। और जब परीक्षा का समय थोड़ा नज़दीक होता है ना, तो जो आपका प्रेशर होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जबकि ये गलत है। आपको प्रेशर बढ़ाना नहीं, ऐसा मेरे साथ भी होता था। प्रेशर को कभी भी परीक्षा को प्रेशर नहीं समझिए। आप जो है हाँ, थोड़ा सा जागरूक रहिए, परीक्षा को लेकर चिंतित रहिए, थोड़ा अवेयर रहिए, लेकिन उसको प्रेशर ना बनाइए। आराम से, एकदम प्यार से, मानसिक रूप से संतुष्ट होते हुए अच्छे से जाइए पेपर देने। और हाँ, पेपर देने के एक दिन पहले तो आप बिल्कुल मत पढ़िए। थोड़ा बहुत अगर आपको देखना है तो जो चीज़ें आप बाद में लिखी हो कि ये हमको एग्ज़ाम से पहले, जैसे धातु रूप, शब्द रूप हुआ संस्कृत में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जो है एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देखते हैं और आपको बार बार भूल जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को छोड़ करके, वो भी रात में ही 10 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे सोने से पहले ही उसको आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद जब सोइए तो एकदम रिलैक्स होके, फिर सुबह ये नहीं कि सुबह उठा के कॉपी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल वाले जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ना, ये रटने उठने वाली चीज़ नहीं होती है। आपने जो पढ़ा अभी तक, जो समझा, बस उतना ही पर्याप्त है। फिर आपको अपने समझ का दिखाना होता है। और ख़ासतौर पर जो साइको पूछा जाता है, उसमें तो बिल्कुल समझ का विकास होता है आपके, मतलब आप कितना समझे हैं टॉपिक को शीटेड में, बस वही मेन होता है। तो आप बिना प्रेशर के जब आप पेपर देंगे तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ता है, इस चीज़ को आप मानिए। चलिए अगला मतलब हम इस चीज़ पर ज़्यादा बहस ना करते हुए, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आप सभी को पता होगा, तो इस पर बहुत ज़्यादा मेरा कहना कुछ ज़्यादा उचित नहीं होगा। और कुछ चीज़ें जो थी, जो हमने गलती की, जो हमें लगता है कि आपको बतानी चाहिए, वो मैं बताती हूँ। चलिए प्रश्न संख्या हम 1 पर आते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, यह वाक्य में पुष्पेभ्य में कौन सी विभक्ति और वचन है? देखिए, स्प्रे धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है। तो स्प्रे कौन है? इसमें पुष्प है, तो पुष्प में जो स्प्रे होता है उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति लगेगी, तो पुष्प में चतुर्थी विभक्ति। और पुष्पेभ्यः, पुष्पों की इच्छा करता है, पुष्पों की चाह करता है ना, पुष्पेभ्यः स्थिति, कोई एक पुष्प नहीं, बहुवचन है ये, तो इसमें कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन नंबर 1 का क्या सही होगा? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन पुष्पेभ्यः स्पृहयति में। और यहाँ पे देखिए चतुर्थी एक वचन है, एक वचन नहीं है, यहाँ पे देखिए पुष्पेभ्यः दिया गया। और पुष्पेभ्यः वैसे भी अगर आप शब्द रूप याद करे होंगे तो भ्या किस में लगता है? तृतीया और चतुर्थी में चतुर्थी और पंचमी में होता है ना, तो भ्या वैसे भी बहुवचन का है, ऐसे ही देखने से ही लग रहा है। तो चतुर्थी स्प्रेय से हो गया, भ्या यहाँ से जोड़ लीजिए, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा पुष्पेभ्य में। और स्प्रे धातु के योग में अगर पूछ लिया जाए तो ये स्प्रे धातु के योग में होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। इस वाक्य में कवि नाम पद में विभक्ति एवं वचन है। कवि नाम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब कवियों में एक कवि नहीं है ना, बहुत सारे कवि की बात करना, 2 कवि है, तो पहले तो बहुवचन है। और उसके बाद कवि नाम कालिदास श्रेष्ठा, तो यतस्य निर्धारणम एक सूत्र है, यतस्य निर्धारणम से आपका षष्ठी भी होता है और सप्तमी भी होता है।
तो बहुवचन होगा षष्ठी या सप्तमी का। यहाँ पे षष्ठी दिया नहीं गया है तो दोनों होता है, तो षष्ठी सप्तमी नहीं दिया गया है तो षष्ठी दिया गया है, तो यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन ही सही हो जाएगा। ऑप्शन में यदि सप्तमी विभक्ति बहुवचन दिया जाता है तो वो भी सही होगा, क्योंकि यतश्च निर्धारणम सूत्र कहता है कि जब किसी की निर्धारणा की जाती है, जैसे कवियों में काली दृष्ट है, गायों में काली गाय है, इस तरीके से अगर निर्धारण किया जाता है तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है। यहाँ पूछ रहा है कि कवि नाम में कौन सी विभक्ति और वचन है, दोनों चीज़ पूछा है। तो कवि नाम में जो है बहुवचन है पहली चीज़ तो, क्योंकि एक कवि नहीं बहुत सारे कवि हो गए। दूसरा विभक्ति कौन सी लगी है, षष्ठी विभक्ति लगी है। चलिए, और सप्तमी भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये ना देकर सप्तमी पूछ ले, क्योंकि देखिए स्वरूप क्या होता है, पेपर वही रहता है, बस उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके इधर उधर करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं महाकवि कालिदास की? क्या 6 रचनाएं हैं, 5 रचनाएं हैं, 3 है या 7 रचनाएं? कालिदास ने कितनी रचनाएं रची हैं? तो कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम हुआ और विक्रमोपवर्तीयम, इस तरीके से कुल उनकी 7 रचनाएं हैं, जिसमें जो है जो उनकी सबसे पहली रचना होती है वो ऋतुसंहारम है, ऋतुसंहारम, और सबसे अंतिम रचना जो है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, और जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिनकी कई भाषाओं में अनुवाद है, जिसमें 7 अंक हैं, और शकुंतला और राजा दुष्यंत के कथा वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बालको हसती में किस सूत्र से संधि हुई है? अतो रोर प्लुते अप्लुते व आद गुणा हसीचा या सस जुसो रू से हुआ है? किससे हुआ है, कौन सी संधि से? अब यहाँ पे है बालका हसती है, बालका हसती, इसका अगर विच्छेद करोगे तो बालका हसती बनेगा। यहाँ पे होगा बालका और हसती, और विसर्ग को ओ हो गया है। तो ये किस संधि से, किस सूत्र से संधि की गई है? तो किस सूत्र से हुआ है? क्या तो रुपुलते आद गुणा से तो हुआ नहीं, आद गुणा से गुण संधि होती है, ये पहले काट दीजिए। आतोर रुपुलते सा सजरो रू से ये रू करता है, तो ये भी नहीं हुई, ये भी काट दीजिए। अब आतोर रुपुलते अपलुते हुआ, ये हुआ, तो ये किससे हुआ है? अतोरोपुलते अपलुते व क्या होता है कि ये भी नहीं होता। इसे जो हसीचा होता है, यदि कहता है कि यदि पहले विसर्ग हो और बाद में हर्ष प्रत्याहार के वर्ण हो तो जो विसर्ग है उसको ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। तो यहाँ देखिए पहले विसर्ग है और बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है ना हर्ष, हाँ। तो इसके कारण जो विसर्ग है इसको क्या हो गया है? ओ हो गया है। और किस सूत्र हुआ है? हसीचा सूत्र से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5 कहता है प्रेजते में संधि का विधान करने वाला सूत्र है। कौन सा मतलब किस संधि से प्रजते रूप बनना है? वृद्धि रेच सूत्र से, या आदगुणा सूत्र से, या इको यड़ची, या एंग परिरूपम सूत्र से हुआ है। तो जो है ये परिरूप संधि का उदाहरण है। वृद्धि राधे देखिए, इसमें वृद्धि में क्या करता है? वृद्धि करता है, जैसे ए हो और बड़ा औ के थेम्बल देखो तो ये वृद्धि संधि का होता है। और गुण में क्या होता है? जैसे ए देखो, अर देखो, अल देखो बीच में, तो ये लगभग जो है 99% होता है गुण संधि का। इको यड़ची में आप या व राला बीच में देखो तो यहाँ इको यड़ची सूत्र का होगा लगभग 99%। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा प्रेजते, तो किस सूत्र से विधान, मतलब इसमें संधि का विधान करने वाला सूत्र पूछ रहा है, संधि का नाम नहीं पूछ रहा है। तो एंग परिरूपम होगा। क्या होगा? एंग परिरूपम। एंग परिरूपम क्या कहता है कि जब शुरू में आ हो, आ, और बाद में एंग प्रत्याहार का वर्ण हो, एंग प्रत्याहार का वर्ण हो, मतलब पहले पद के अंत में आ हो और दूसरे पद के प्रारंभ में एंग प्रत्याहार का वर्ण हो, तो उसमें जो है ये अंगूठी तो उसमें जो है ये जा कर के इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उसका पररूप आदेश हो जाता है। इसका पररूप देखा, ए को यहाँ जोड़ दिया गया और बन गया क्या रूप? प्रेजते, ऐसे बन गया। ठीक है, ए आकर के यहाँ जुड़ गया और क्या बन गया? प्रेजते बन गया। तो एंग परिरूपम सूत्र का ये विधान किया गया है इसमें। प्रश्न संख्या 6 देखिए कि प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि नवरात्रम पद। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है
कि नवरात्रम पद में समास होगा। अब देखिए कौन सा ऐसा समास है जो संख्यावाची है। नौ बता रहा है, नौ क्या है? संख्या है। तो कर्मधारय में तो संख्या होगी नहीं, द्वंद्व में भी नहीं, तत्पुरुष क्या होगा? द्विगु समास होगा। नवरात्र में द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि प्रतिदिनम पद में समास बताइए। प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें क्या लगा है? उपसर्ग, और उपसर्ग वाला समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, और ये उपसर्ग वाला समास होता है। ठीक है, चलिए अगला। अव्ययी भाव समास के कई भेद भी हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन दोनों जो पद होते हैं वो एक दूसरे के विलोम वाले होते हैं। अगर सेम पद होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है तो अव्ययी भाव को हो जाता है, जैसे रातों रात, ये अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, और द्विगु समास क्या कहता है? द्विगु समास में होता क्या? पहला पद संख्यावाची होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और कारक के चिन्ह होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भुज धातु। भुज धातु में कत प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा। कत प्रत्यय का देखिए लसक व तद्धित से का लोप हो जाते हैं और बचता सा है, ता है। ठीक है, क्या बचता है? ता बचता है शेष। तो इसका देखिए क्या रूप बनेगा भुज धातु में। अब भुज को ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका क्या रूप बनेगा? भुक्तम। इस जा को आधा का को मतलब इसको जा को आधा का आदेशित हो जाएगा, ता हो जाएगा और भुक्तम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है क्या हो जाएगा? भुक्तम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि गायन शब्द में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। अन किस में बचता? अन और अत किस में बचता? शर्त प्रत्यय में इससे पहले भी बताया था। सानच में क्या बचता है? आन मान शेष बचता है। ठीक है, तुमुन में तुम शेष बचता है, यत में या शेष बचता है ना। तो ये बता रहा है कि गायन शब्द में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। क्या प्रकृति? कौन सा प्रकृति प्रत्यय प्रयुक्त है? तो गय धन शर्त प्रत्यय है। ठीक है, गए ऐसे यहाँ संधिकार्य हो करके ऐ का गाय हो गया है, गाय संधिकार्य हो करके यहाँ गए, गए को आय हो गया, ऐ जो है इसका आय हो गया है, तो हो गया है गाय। और अन शेष बचेगा। देखिए अयादि संधि हो करके देखिए ये है ऐ आया है इसमें ऐ, तो ऐ का आय हो जाता है ना अयादि संधि में। तो यहाँ गा था और प्लस आय और प्लस अत में अन शेष बचता है, अन। अब तीनों जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पे गा जुड़ जाएगा गाय और अन गायन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गय धातु और शर्ती प्रत्यय से बना हुआ है गायन, गायन। गय धातु और शर्ती प्रत्यय से मिलकर गायन बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9 हो गया। 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि को नामोष्ण उदकेन नौ मालिकाम सिंचती। यह उक्ति का वक्ता कौन है? अच्छा, कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचना भी हमने बताया था, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, उसमें 7 अंक हैं, जिसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की चर्चा हुई है। कई भाषाओं में इसका अनुवाद है। ठीक है, तो ये इसमें एक चतुर्थ अंक जो अभिज्ञान शाकुंतलम का है वो विश्व बहुत प्रसिद्ध है। उसका चतुर्थ अंक लोकप्रिय प्रसिद्ध है। तो उसमें जो है को नौ मालिकाम सिंचती, दो सखियों का वर्णन है चतुर्थ अंक में। शुरू में शकुंतला और प्रियंवदा, 2 सखियों का वर्णन है। तो दोनों सखियां फूल चुनती रहती हैं। उसी बीच में क्या कहते हैं, राजा दुर्वासा ऋषि आते हैं और शकुंतला को श्राप देते हैं। और फिर जो है इत्यादि ऐसी घटनाएं होती हैं। तो वो कहती हैं कि जो श्राप वाला वृत्तांत है वो शकुंतला को ना बताना। शकुंतला ऐसी है, अनसुईया कहती हैं प्रियंवदा से। तो प्रियंवदा इसके उत्तर में कहती है कौन ऐसा है जो 9 मालिकाओं को, यानी नए नए खिले हुए फूल की कलियों को गर्म जल से सींचेगा। तो इसका वक्ता कौन है? प्रियंवदा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये भी हो सकता है कि प्रियंवदा किस नाटक की पात्र हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र है। प्रियंवदा है, अनसुईया है, शकुंतला है, गौतमी है, कण्व है, ये सब अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि सूत्रेर्युगार्थम स्मृतिर
अनुगच्छत, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? श्रुतियों के स्मृति अनुगच्छन करती है, जैसे श्रुतियाँ जो हैं उसका अनुगच्छन करती हैं अर्थ का, जैसे श्रुति अर्थ का अनुगच्छन करती हैं स्मृति, वैसे ही अनुगच्छन कर रहे हैं राजा दिलीप सुदक्षिणा का, गाय का। राजा दिलीप को कामधेन की पुत्री नंदिनी गाय मिली होती है, वशिष्ठ ने दिया होता है, कहते हैं कि इनकी सेवा करो, इनकी सेवा से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सुदक्षिणा और राजा दिलीप शस्त्र को त्याग करके, और जैसे ही एक नॉर्मल आदमी गाय की सेवा करता है वैसे उनके पीछे पीछे गाय को लाना, उनको खिलाना पिलाना इत्यादि सेवा करते हैं। तो उसमें यही ये कह रहा है कि जैसे श्रुतियाँ अर्थों का स्मृतियाँ करती हैं अनुगच्छन, वैसे ही राजा दिलीप नंदिनी का अनुगच्छन कर रहे हैं। तो यह सूक्ति उद्गृत है रघुवंशम से। रघुवंशम महाकाव्य है, कालिदास का है, इसमें 19 सर्ग हैं, ठीक है। और राजा दिलीप इसके जो नायक हैं वो भगवान राम हैं। रघुवंशम का द्वितीय अंक अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसमें राजा दिलीप और सुदक्षिणा और एक गाय का वर्णन है, उस गाय का नाम होता है नंदिनी, और एक सिंह, मायावी सिंह का वर्णन है जिसका नाम कुंभोदर है। चंद्रपीड़ कथा जो है वो कादम्बरी में है, और कादम्बरी के लेखक जो है वो बाणभट्ट हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखित है, और इसमें जो यह सूक्ति उद्गृत है रघुवंशम से उद्गृत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। कर्तृवाच्य का उदाहरण क्या नहीं है? रमेशा ग्रंथम पश्यति, देखिए ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। अब है अहम कथाम शृणोमि, ये भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है। छात्रेण तृतीय है और यते लगा है, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य हो नहीं सकता, या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। तो कर्मवाच्य नहीं है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ये कौन सा वाच्य है? ये भाववाच्य है, तो इसमें कर्तृवाच्य नहीं है, बाकी दोनों में कर्तृवाच्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि अशुद्ध शब्द का चयन करें। कौन सा ऐसा शब्द है जो अशुद्ध है? मनः, लक्ष्मी, दधि या दुखम। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द का चयन करिए। तो दुखम जो है ये अशुद्ध है। दुखम कैसे होगा? ऐसे होगा ना, दुखम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है विध्वंस शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? विद्वान, विंशु, विद्वषः, ऐसे रूप चलता है ना। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में इनका रूप क्या होगा? इनका द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ये बहुत पूछा जाता है कि विद्वत शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो विदुषा होगा। क्या होगा? विदुषा होगा। और विद्वस मूल प्रतिपादिका, जैसे कोई दे दिया गया विदुषा या विद्वस विदुषा दे दिया गया या कुछ और दे दिया गया, और उसमें पूछ लिया कि इसका मूल प्रतिपादिक क्या है, तो विद्वस मूल प्रतिपादिक है। और ये क्या है? शकारांत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत ये क्या होते हैं? कि यानी जिस शब्द से उसका अंत होता है उस पद का, प्रतिपादिक का। जैसे राम है तो राम पद जो प्रतिपादिक है इसका अंतिम शब्द क्या है? आ है, तो इसलिए ये आकारांत है, आ शब्द से इसका अंत हो रहा है। जैसे मातृ है तो अंतिम में कौन सा अक्षर है? तो री है, तो ऋकारांत है ना। ये भी हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, वैसे मैं इतना मानती हूँ कि आप सभी को इतना तो पता होगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, पट धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। पट धातु लोट लकार, लोट लकार बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोट लकार। वैसे तो आप पांचों लकार पट धातु का ही पांचों लकार आप तैयार कर लीजिएगा। लट, लिट, लोट, लंग, विधलिंग, पांचों लकार एक बार आप देख लीजिएगा। उसी से मिलता जुलता कुछ ऐसे लकार हैं, 1 2 3 जो है जिनको, जैसे तिष्ठ है, तिष्ठ अस्था है, अस्था धातु को तिष्ठ आदेशित हो जाता है। ऐसे कई कुछ धातुएं हैं जिनको अन्य आदेशित हो जाता है। तो वो सब तो प्रैक्टिस सेट में लगभग दे ही दिए गए हैं जो अलग टाइप के बनते हैं। और वैसे आप जो है 5 धातुएं, मतलब धातुओं के जो ये 5 लकार हैं, इनको एक बार सरसरी नज़र से ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ लोट लकार बताया गया, लोट लकार वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? पठ धातु का। तो पठत, पठतम, पठन्तु, पठ, पठतम, क्या होगा? पठतम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा 17 धातु से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं कौन?
उपप्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम या क्या? धातु से पहले कौन जुड़ता है? क्या प्रत्यय जुड़ता है? नहीं, प्रत्यय तो धातु के बाद जुड़ता है। सर्वनाम बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं जुड़ता है, इनका अपना स्वच्छंद होता है। उपसर्ग जो होता है वो धातु से पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन करता है ना, तो इसलिए इसका क्या होगा? उपसर्ग ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 हो गए। तो यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। नमो नमः मित्रों, मिलते हैं प्रश्न प्रैक्टिस सेट संख्या 11 के पार्ट 2 को लेकर के शीघ्र ही मिलते हैं, और तब तक के लिए आप प्रश्नों को हल करिए। और अंत में फिर एक बार मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हो सके तो आपसे, यदि आपका ये करने में कुछ नहीं जा रहा हो तो। और फिर से हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। नमः।